यदि आपसे कोई पूछे कि हमारे जीवन को निरंतर चलाने के लिए क्या अति आवश्यक है, तो निश्चित तौर पे आप सभी का जवाब होगा हवा, पानी और भोजन। आपको लगता है कि हमारे जीवन को चलाने के लिए हवा ज़रूरी है, भोजन ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है। निश्चित तौर पर यह बहुत ज़रूरी है, पर सबसे मेन आपके शरीर में जो आपका सेल का फंक्शन हो रहा है, वह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए जितना कि हवा, पानी और भोजन। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जायसवाल। हमारे इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी की क्लासेस, और इसी सेक्शन में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सेल्स। सेल्स, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। जब हम कोशिका की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। मतलब बॉडी का पूरा फॉर्मेशन सेल्स के द्वारा ही किया गया है। सेल को रॉबर्ट हुक ने सन 1663 में ढूंढा था। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1663। सेल शब्द का मतलब क्या है? यह शब्द कैसे आया? जब सेल को रॉबर्ट हुक ने 1663 में ढूंढा था, तब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा कि ब्लड के अंदर कुछ लिविंग चीजें, और उन लिविंग चीजों में ऐसे ऐसे छोटे छोटे से चेम्बर उन्हें दिखाई दिए, सेल्स टाइप। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम सेल्स रखा। अब शरीर में सेल्स कहाँ हैं? तो हमारी पूरी बॉडी में ही सेल्स मौजूद हैं। आप जहाँ हाथ रख दो वहाँ सेल्स, जहाँ आलपिन चुभो दो वहाँ सेल्स। हमारी पूरी बॉडी में पूरे बॉडी का फॉर्मेशन ही सेल्स के द्वारा किया गया है। सेल्स के बिना हम अपनी जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते। लाखों सेल्स मिलते हैं जब जाके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सेल के बारे में हम फर्दर देखें तो सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी है, हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई। बॉडी यूनिट मतलब इकाई। इकाई वह होती है जो अपना खुद का जीवन चला सकती है, जो अपने आप में सक्षम होती है। हमारे शरीर में सेल्स से छोटा देखें तो सेल्स के अंदर मौजूद न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस से भी छोटा आरएनए और डीएनए होते हैं। आरएनए और डीएनए, परंतु ये हमारे जीवन चलाने में सक्षम नहीं है, और इसलिए इन्हें कोई इकाई नहीं बोलते हैं। हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल्स। शरीर में देखें कि सबसे छोटा क्या होता है, तो सेल्स से भी छोटा क्या होता है? सेल्स से छोटा, सबसे छोटा होता है डीएनए। डीएनए, ये रहा सेल या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये छोटा सा डीएनए, इसी के अंदर न्यूक्लियोलस नाभिका है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए है। ये आरएनए, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, एक एम आरएनए, एक टी आरएनए और एक आर आरएनए। और क्या होता है सेल के अंदर? तो सेल, इसमें बहुत सारा फ्लूइड रहता है न्यूक्लियस के अंदर, इसे बोलते हैं न्यूक्टोप्लाज्म। न्यूक्टोप्लाज्म। और बहुत सारे सब्सटेंस रहते हैं सेल्स के अंदर। न्यूक्लियस को बोलते हैं सेंटर ऑफ सेल। ये सेल का सेंटर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और डीएनए, डीएनए सबसे पहले, डीएनए सबसे छोटा बॉडी में, उसके बाद जीन्स डीएनए से लगे हुए रहते हैं, और उसके बाद क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र हिंदी में। क्रोमोसोम हमारी हर आदमी की बॉडी में 23 जोड़े रहते हैं। 23 जोड़े मतलब 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं और 23 जोड़े रहते हैं, ये याद रखिएगा क्रोमोसोम।
डीएनए जीन्स क्रोमोसोम और क्रोमोसोम से बड़ा न्यूक्लियस न्यूक्लियस मतलब नाभिका है। न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के अंदर 3 आरएनए होते हैं, जैसे हमने पढ़ा आरएनए, टी आरएनए और ये न्यूक्लियस। बबल बबल स्ट्रक्चर रहता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस इसके अंदर आरएनए मौजूद रहते हैं। और न्यूक्लियस से बड़ा हमारा न्यूक्लियस या सेंटर ऑफ सेल कहते हैं इसे। ये पूरे सेल का सेंटर रहता है ये न्यूक्लियस, ये पूरा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से बड़ा हमारा हो गया सेल, ये पूरा सेल, ये सेल। न्यूक्लियस से बड़ा हमारी बॉडी में सेल्स, सेल्स से बड़ा टिश्यू, इसे ग्रुप ऑफ सेल्स कहते हैं। बहुत सारे सेल्स जुड़ते हैं जब जाके टिश्यू बनता है। और टिश्यू से वो बड़ा ऑर्गन, ऑर्गन जैसे हमारे हाथ, हमारा स्टमक, लीवर, किडनी, आईज, नोज, ईयर्स। और ऑर्गन से बड़ा ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र हिंदी में बोलते हैं। और ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारा ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों ऐसा स्ट्रक्चर रहता है हमारी बॉडी में। सबसे छोटा डीएनए, उसके बाद जीन्स, उससे बड़ा क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद सेल। सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है। ये खुद का सर्वाइव खुद करता है। इसके ऊपर के जितने भी हैं डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, ये अपना सर्वाइव खुद नहीं करते, इसलिए सेल को यूनिट, हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी बोलते हैं। उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारी बॉडी। ऐसे पूरा हमारा स्ट्रक्चर बनता है। बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, जो अपने अंदर जो जितनी भी जीवन के लिए चीजें होती हैं उनसे मिलकर अपने आप को जिंदा रखना जानता है। इससे छोटा, सेल से छोटा कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए सेल्स को हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कही जाती है। सेल्स के और क्या क्या फीचर है? पहला फीचर तो आपने पढ़ा, सेल्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी है, सबसे छोटी इकाई शरीर की। दूसरा फीचर, इंस्ट्रक्शनल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल, हमारा शरीर पूरा सेल के द्वारा बनाया गया, स्ट्रक्चर भी इसी का है, और हम कार्य भी इसी के अनुसार करते हैं, इसी के द्वारा करते हैं। तीसरा, यूज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन किसके लिए? फॉर फंक्शन के लिए, कार्य करने के लिए। सेल अपने कार्य के लिए यूज करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। तो शरीर के प्रत्येक सेल के जब जब अपना कार्य करेंगे तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की मदद से ही करेंगे। और सेल ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का यूज करके फॉर्म करते हैं एटीपी। एटीपी मीन्स एनर्जी। तो सेल फोर्थ फंक्शन, फॉर्म एटीपी, एनर्जी। ये एनर्जी बनाते हैं। और इस एटीपी की मदद से सेल अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक सेल ने ऑक्सीजन यूज की, प्रत्येक सेल ने न्यूट्रिशन यूज किया और बनाई एनर्जी। और साथ ही साथ क्या बनाया? बहुत सारा प्रोटीन। और इस एनर्जी और प्रोटीन की मदद से सेल ने अपनी ग्रोथ की, एक से सेल डिवीजन किया, अपना साइज बढ़ाया, कार्यों को बेहतर किया, खुद का रिपेयर किया। शरीर में कहीं चोट लग गई तो वह अपने खुद के घावों को भरने में मदद की, अपनी खुद की ग्रोथ की, अलग अलग प्रकार का कार्य किया। वह सब कार्य इसी एटीपी एनर्जी की मदद से सेल करते हैं। जिस तरह सेल ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट जैसे प्रोटीन और एटीपी बनाते हैं,
ऐसे ही वेस्ट प्रोडक्ट भी सेल बनाते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। सेल फॉर्म, फिफ्थ फीचर क्या है? सेल फॉर्म वेस्ट प्रोडक्ट like यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ईटीसी। जिस तरह से सेल एटीपी एनर्जी यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोटीन, उसी तरह से सेल बेस्ड प्रोडक्ट भी हम बनाते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ईटीसी आदि। सेल्स का एक और महत्वपूर्ण फीचर, सेल्स रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर आप बोल सकते हैं सेल डिवीजन करते हैं। 1 से 2 में डिवाइड होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? तो सेल डिवीजन कैसे होता है? एक छोटा सा सेल, वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, प्रोटीन की मदद से ये सेल, ये छोटा सा सेल, ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, प्रोटीन की मदद से इसका साइज और शेप थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, एक समय बाद ये 1 से 2 में डिवाइड हो गए। तो इस तरह का से सेल सेल डिवीजन करते हैं। हमने कहा कि प्रत्येक सेल शरीर के रिप्रोडक्शन करते हैं, 1 से 2 में डिवाइड होते हैं, परंतु बॉडी के कुछ सेल्स रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, वह 1 से 2 में डिवाइड नहीं होते हैं। वह साइज में और शेप में तो बढ़ जाते हैं, परंतु 1 से 2 में डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे ब्लड के सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्रेन के सेल्स न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स भी 1 से 2 में डिवाइड नहीं करते हैं। उम्र के साथ साथ उसकी साइज और शेप बढ़ जाएंगे, बाकी वह 1 से 2 में डिवाइड नहीं करते हैं। दूसरा, हार्ट के सेल्स, कार्डियक मसल्स, फाइबर, यह भी 1 से 2 में डिवाइड नहीं करेंगे। इसके अलावा मसल्स फाइबर, मसल्स के सेल, यह भी 1 से 2 में डिवाइड नहीं करते हैं। इनकी साइज जरूर बढ़ जाती है, पर यह 1 से 2 में डिवाइड नहीं होते हैं। यदि पैरालिसिस का उदाहरण, सबसे प्रमुख उदाहरण है। इन सभी के सेल्स मनुष्य बचपन से लेकर पैदा होता है, पर यह जीवन के अंत तक एक ही रहते हैं, इनको डिवीजन करना नहीं आता, इसलिए इनको छोड़कर बाकी शरीर के हर सेल सेल डिवीजन करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा सेल रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी वक्त रिएक्शन करते हैं हार्मफुल सब्सटेंस के प्रति। जब भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस हमारे शरीर में एंटर करने की कोशिश करेगा या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो सेल उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। 7 रिस्पॉन्ड टू हार्मफुल एजेंट्स, जैसे एग्जाम्पल बैक्टीरियास, वायरस, रेडिएशन, ईटीसी। तो हमने कहा सेल के पास जब भी कोई नुकसान वाली चीजें आती हैं तो सेल उसके प्रति तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं और उस हार्मफुल सब्सटेंस को शरीर में आने से रोकते हैं, ताकि वह हमारी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो फीचर थे सेल्स के, ये हो गया ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में भरा हुआ है बहुत सारा ब्लड, ये हमारा सेल्स। सेल्स के पास लगातार ब्लड से छनकर आ रहा है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस। इस ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल के अंदर इंटर हो रहा है। इसकी मदद से सेल्स क्या बना रहा है? सेल्स बना रहा है गुड प्रोडक्ट्स। सेल्स बना रहा है एक गुड प्रोडक्ट्स, एनर्जी या एटीपी बोल दीजिए। दूसरा प्रोटीन, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बना रहा है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। ठीक है।
ने इन्हें न्यूट्रिशन और को ऑक्सीजन यूज किया, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन यूज करके उन्होंने बनाई एटीपी और प्रोटीन, और बनाए कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट सेल अपने पास नहीं रखता है, ये प्रोडक्ट सेल अपने पास नहीं रखते हुए ये सराउंडिंग को दे देता है बाहर वापस। सेल ने अलग अलग प्रकार के कार्य किए, और जब सेल ने अलग अलग प्रकार के कार्य किए तो ये सब चीजें फॉर्म की, एनर्जी, एटीपी, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये सभी फीचर मौजूद होते हैं। तो हमने कहा कि प्रत्येक सेल यूज करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन और बनाता है एनर्जी, प्रोटीन, और इसके साथ साथ बनाता है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। यह भी हम लिख चुके हैं। हमने कहा कि प्रत्येक सेल अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, तो हम उन्हें अपने आसपास के सराउंडिंग के साथ मेंटेन करना होता है। जो चीज उसे पसंद है वो सराउंडिंग से वह सेल के अंदर ले लेगा, और जो उसे पसंद नहीं है वो सेल से बाहर कर देगा। सेल सेल्फिश नेचर के होते हैं, वह बनाते तो गुड्स और बेड प्रोडक्ट्स दोनों ही हैं, परंतु जो जितनी उनको रिक्वायरमेंट रहती है वह अपने अंदर रखते हैं, बाकी सब बाहर कर देते हैं। अब हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या रहता है। ये सेल की सबसे बाहर की लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन, यहीं से चीजें अंदर और बाहर होती हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल का साइज और शेप डिसाइड करती है, और सेल के चारों ओर एक आउटर कवरिंग बना देती है। यह कवरिंग सेल का प्रोटेक्शन भी करती है। इसी कवरिंग से चीजें सेल के अंदर और बाहर जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा प्रोटीन 55% होता है। सेल मेम्ब्रेन में काय की बनी रहती है सेल मेम्ब्रेन, तो सबसे पहले 55% तो प्रोटीन रहता है इसमें, और 40% के आसपास लिपिड, और 5% रहता है कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों से मिलकर ये सेल की मेम्ब्रेन बनती है। इसमें से ही चीजें अंदर और बाहर होती हैं। सेमी परमिएबल होती हैं, सेमी परमिएबल। जरूरत की चीजों को अपने अंदर यह मेम्ब्रेन लेती हैं सेल के अंदर, और जो इसे अच्छा नहीं लगता उसे बाहर कर देती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत मौजूद होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर के फ्लूइड को कहते हैं। ये न्यूक्लियस, सेल के अंदर का न्यूक्लियस, इसके आसपास ये जो पानी रहता है इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर भरा होता है। सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। जो फ्लूइड सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के नजदीक की तरफ रहता है वह फ्लूइड पतला और थीन होता है। सेल मेम्ब्रेन के नजदीक जो फ्लूइड रहेगा वो थीन होगा, पतला। इसे हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। और जो फ्लूइड न्यूक्लियस के आसपास रहेगा ये थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, इसे बोलते हैं इंडोप्लाज्म। इन एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म दोनों से मिलकर बनता है साइटोप्लाज्म, जो पूरे सेल में मौजूद रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला है वाटर, साइटोप्लाज्म में भरा हुआ है बहुत सारा पानी। और आपने क्या बोला कि साइटोप्लाज्म में भरा हुआ बहुत सारा पानी, और हमारा पूरा शरीर ही लाखों सेल से बना हुआ है। मतलब हम यही बोलते हैं कि हमारा शरीर तो प्रोटीन और पानी का बना हुआ है। सेल के अंदर मौजूद होते हैं दूसरा बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, मीन्स टुकड़े। काय के टुकड़े रहते हैं ये तो टुकड़े रहते हैं प्रोटीन के, लिपिड के, कार्बोहाइड्रेट के। उन टुकड़ों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, और उससे कम लिपिड होता है, और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमने कहा कि पूरा साइटोप्लाज्म में भरा हुआ है बहुत सारा वाटर, छोटे छोटे पार्टिकल्स, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के। और तीसरी चीज इसी साइटोप्लाज्म में मौजूद है
सेल के सभी ऑर्गेनिज्म, जैसे ये हमारा सेल, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ना, ये इसको बोलेंगे आप एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, ये एंडोप्लाज्म, ठीक होता है थोड़ा, एंडोप्लाज्म न्यूक्लियस के पास जो होता है। इन दोनों का मिश्रण को क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। इसमें हमने अभी पढ़ा कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारा पानी है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के टुकड़े हैं, और तीसरी चीज होती है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में थर्ड चीज क्या होती है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेक्टाकुलम, माइक्रोफिलामेंट, वैक्यूल्स, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर रहते हैं। और सेल्स के बिल्कुल बीच में न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस। तो देखो हमारा सेल अब तीन हिस्सों, तीन चीजों का बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन बाहर की कवरिंग, एक तो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बाहर की कवरिंग हो गई। बीच में पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? जैसे सेंटर ऑफ सेल, इस न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारा फ्लूइड भरा होता है, ये फ्लूइड जिसे हम न्यूक्टोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्टोप्लाज्म। जिस प्रकार से हम सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के पास एक्टोप्लाज्म, न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के साइटोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, और सेल के अंदर ही जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्टोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें और होती हैं। पहला, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है डीएनए, ये होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे शरीर में सबसे छोटा सा होता है, पर ये खुद सर्वाइवल नहीं होता, इसलिए ये यूनिट नहीं कहते हैं इसे। डीएनए सबसे छोटा होता है बॉडी में, और डीएनए में ही लगे रहते हैं, सबसे छोटा डीएनए, और डीएनए में ही लगे रहते हैं जीन्स, जीन्स, ये जीन्स। डीएनए से थोड़ा सा बड़ा जीन्स, जो हम पढ़ चुके हैं, ये जीन्स जेनेटिक मटेरियल हो गए हैं। हम इन्हें नाम देते हैं क्रोमोसोम। इनको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। 46 होते हैं, 23 जोड़ का, 23 जोड़ का, दो दो धागे टाइप रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं क्रोमोसोम्स। जीन्स से बड़ा क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम, गुणसूत्र हिंदी में बोलते हैं। डी, सबसे छोटा डीएनए, फिर डीएनए से बड़ा जीन्स, जीन्स से बड़ा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम व्यक्ति के आनुवंशिक गुणों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो एक तो हो गया डीएनए, और एक होता है न्यूक्लियस, इससे बड़ा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, नाभिकाय हिंदी में बोलते हैं, नाभिकाय। न्यूक्लियस भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहता है, एक बबल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है न्यूक्लियस, इसे बोलेंगे हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं आरएनए। तीन प्रकार के आरएनए होते हैं, ये है आरएनए, आरएनए, आरएनए। कौन कौन से आरएनए? एक टी आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए बोलते हैं, एक होता है एमआरएनए, मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए, और एक होता है
rRNA राइबोस नाउ। तो सबसे पहले डीएनए ने मैसेज दिया आरएनए को कि आप प्रोटीन बनाइए। मैसेज गया मैसेंजर आरएनए पास। मैसेंजर आरएनए टीआरएनए के माध्यम से ट्रांसपोर्ट उसे मैसेज को करवाया और टीआरएनए ने ट्रांसपोर्ट करके कहा मैसेज दिया आरआरएनए को, राइबोसोम आरएनए को। राइबोसोम आरएनए ने न्यूक्लियोलस के बाहर ये मैसेज राइबोसोम जो प्रोटीन की बनाने की फैक्ट्री है उसे मैसेज दिया कि आप प्रोटीन बनाइए। ऐसे हमारा सेल काम करता है। अच्छा, इसके बाद सबसे छोटा डीएनए, उससे बड़ा जीन्स हमारी बॉडी में, उससे बड़ा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के उससे बढ़ के न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से बढ़ के बड़ा क्या होता है न्यूक्लियस। इसे सेंटर ऑफ सेल कहते हैं, केंद्रक सेल। अब न्यूक्लियस से बढ़ के हमने पढ़ा है क्या होता है सेल। ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी की। इसके बाद ग्रुप ऑफ टिश्यू, हजारों सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं तो इसे ग्रुप ऑफ सेल्स कहते हैं। टिश्यू से बढ़ के बड़ा ऑर्गन, ऑर्गन से बड़ा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बड़ा ह्यूमन बॉडी। ऐसे हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सेल बहुत सेल्फिश होते हैं, ये हमने पढ़ा, बस सिर्फ खुद का सोचता है, इसलिए तो खुद ही सरवाइव कर लेता है। सेल आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं सेल, बहुत सारे सेल्स जुड़ के क्या बने टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स का को टिश्यू कहते हैं। टिश्यू मतलब हिंदी में उत्तक। ओके, यदि सेल जिंदा है तो टिश्यू जिंदा है। बहुत सारे सेल्स से टिश्यू बने। ओके, अब सारे सेल परफेक्ट हुए अपने तो सारे टिश्यू परफेक्ट होंगे। आप जानते हैं ना दुनिया में डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट है वही दुनिया में सरवाइव करेगा। तो सेल इसे पूरा फॉलो करते हैं। वो सिर्फ खुद को फिट करते हैं, वो फिट है तो टिश्यू फिट है। अब टिश्यू से क्या बनेगा ऑर्गन, टिश्यू से ऑर्गन। यदि टिश्यू परफेक्ट है तो ऑर्गन भी परफेक्ट हुए। ऑर्गन से क्या बनेगा ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम परफेक्ट हुए। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है हमारी बॉडी, तो हमारी पूरी बॉडी परफेक्ट हुई। तो हमने कहा सेल, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, एक ऐसा पूरा डिवीजन रहेगा। यदि एक परफेक्ट कार्य कर रहा है तो सभी परफेक्ट कार्य करेंगे। वृंदावन, जहाँ की 47-48 डिग्री की भीषण गर्मी जिसको एक युवा शरीर भी सहन नहीं कर सकता, वहीं 70-80 वर्ष की वृद्ध माताएं अपने पेट की अग्नि बुझाने के लिए भिक्षा मांगती हैं, जिसमें कई माताएं कई बार मूर्छित भी हो जाती हैं। रात में इतने मच्छर होने के कारण ये माताएं चैन से सो भी नहीं पाती हैं और मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियों का खतरा अलग। इनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होती और इन माताओं के लिए हर दिन एक नया संघर्ष हो जाता है। जो हमको घर के देने के लिए बहुत कष्ट चल रहा है। मैं लंगड़ी हूँ, चल नहीं पाती हूँ। रास्ते में 7 घंटा 8 घंटा 14 घंटा 16 घंटा बैठ के थोड़ा कुछ कमाती हूँ, कोई घर भरा किराया जुगाड़ करती हूँ। बहुत कष्ट में है हम लोग। ऐसे में हमारी संस्था प्योर डिवोशन फाउंडेशन ऐसी 1000 से भी अधिक माताओं को राशन पानी इन्हीं की भजन कुटीर तक उपलब्ध कराती है। इन भीषण गर्मियों में इन्हें राहत पहुंचाने के लिए कुछ फल, मच्छरदानी, ग्लूकोन डी और मटके उपलब्ध करा रहे हैं। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में हम चाहते हैं कि माताएं आराम से अपना भजन कर सके, उन्हें अपने भोजन की चिंता ना करनी पड़े। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस सेवा में सभी साथ जुड़े, आगे आए, ताकि हम और आप मिलके इन माताओं के लिए कुछ अच्छा कर पाए। धाम में रहकर भजन करने वाली
इन माताओं की मदद करें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप भी इस एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट www.thepuredevotion.in पर जाकर एक बार जरूर सर्च करें और मेरा विशेष अनुरोध है कि आप प्लीज एक बार जाकर उसे सर्च जरूर करें। अगले वीडियो में हम सेल कैसे कार्य करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।